ऑप विजय या कारगिल की लड़ाई एक केस स्टडी है और बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जो फौज के बाहर सिविलियन वर्ल्ड में और हर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत रेलेवेंट है. इन टुडेज अनसर्टेन एनवायरनमेंट, प्रायोरिटाइजिंग क्राइसिस मैनेजमेंट इन लॉजिस्टिक्स इज पैरामाउंट. ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना की विजय का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था क्राइसिस सिचुएशन में सटीक डिसीजन मेकिंग और रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल. जय हिंद. मैं कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी हूं, कारगिल वॉर वेटरन और मिलिट्री इंस्पायर्ड लीडरशिप कोच. मैं 1994 में इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स विंग यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का हिस्सा बनी और आज का एपिसोड डेडिकेट करती हूं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रीढ़ की हड्डी यानी लॉजिस्टिक्स और उन सपोर्ट सर्विसेज को जो बैकग्राउंड में तो रहते हैं लेकिन जिनके बिना फौज में पत्ता भी नहीं हिल सकता. फौजी तभी तक जंग लड़ सकता है जब तक उसकी बंदूक में गोली है और उसके पेट में रोटी. और ये दोनों जिम्मेदारी इंडियन आर्मी में लॉजिस्टिक्स सर्विसेज की है. एक सक्सेसफुल लॉजिस्टिक सिस्टम वही है कि जब भी जंगी सामान की जरूरत हो तो फौजी यूं हाथ उठाए और बिना कोई समय गंवाए वो सामान उसके पास हो. ये ना केवल जंग जीतने के लिए जरूरी है बल्कि फौज के मोराल यानी मनोबल को ऊंचा रखने के लिए भी. मई 1999 युद्ध की रणभेरी बज चुकी. देश युद्ध के लिए तैयार था. यूं लगता है जैसे आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने है. आइए मेरे साथ चलिए फ्रंट लाइंस पर और अनुभव करिए लड़ाई के उन दिनों को. सुबह की पहली किरण से सूरज के छुपने तक लेह के मिलिट्री एयरफील्ड में इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स जैसे IL-76, AN-32 देश के हर कोने से हजारों सैनिकों और फौजी साजो सामान को लेकर आ रहे थे. कुछ रेजिमेंट्स सड़क मार्ग से इस सेक्टर में भी इंडक्ट हो रही थी. मैदानी इलाकों से आए हुए ये सैनिक बटालिक, काकसर, मशको वैली, द्रास, तुर्तुक और भी बहुत जगह इंडक्ट किए जा रहे थे जहां एक नहीं बल्कि तीन तीन दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे. पहला दुश्मन वो जो पाकिस्तानी था और हमारे देश में घुस आया. दूसरा दुश्मन 16,000 से 19,000 फीट ऊंची पहाड़ियां जहां की हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी. और तीसरा दुश्मन -30 से भी नीचे गिरता हुआ तापमान और जानलेवा मौसम. मेरी तैनाती उस समय लॉजिस्टिक बेस में थी और हमारा काम था अपनी फौज को इन तीनों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार करना. रेजिमेंट्स के लेह इंडक्ट होते ही सबसे पहले गाड़ियों का काफिला हमारी यूनिट की ओर आता. टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल. हायर हेडक्वार्टर हमें पहले से ही सूचना दे देते कि कौन सी यूनिट क्या इक्विपमेंट और क्या वेपन लेकर आ रही है, जिसके मुताबिक कितनी क्वांटिटी में कौन सा सामान इशू करना है. यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यूनिट्स के हमारे डिपो में आते ही बिना कोई समय गंवाए उनका सामान कलेक्शन के लिए तैयार हो. हाई एल्टीट्यूड में सही साइज का एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होना बहुत जरूरी है. उदाहरण के तौर पर हम गोरखा रेजिमेंट के जवानों को राजपूताना राइफल के जवानों के साइज का सामान इशू नहीं कर सकते. सब जीरो टेम्परेचर के लिए जैकेट्स, सॉक्स, बल्क लावा कैप्स, ग्लव्स, रबर इंसुलेटेड बूट्स, स्लीपिंग बैग्स, जंग के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, ऊंची खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स और सबसे जरूरी आइटम भरपूर मात्रा में एम्यूनिशन, गोला बारूद, असलहा. इसमें स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स, फ्लेयर्स, मॉर्टर्स, आर्टिलरी के शेल्स, बोफोर्स का गोला, मिसाइल्स एटसेट्रा ये सब शामिल था. और इन्हें इशू करना आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की मेरी यूनिट का काम था. इसके बाद आर्मी सर्विस कोर के डिपो इन जंग पर जाती यूनिट्स को उनके सिपाहियों के संख्या बल के हिसाब से खाने का राशन, रेडी टू ईट राशन और डिहाइड्रेटेड राशन इशू करते थे. गाड़ियों के लिए पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा ये सब इशू किया जा रहा था.
समय कम था और हर पल की देरी दुश्मन को और मजबूत बना रही थी। जंग से पहले हमारे पास लिमिटेड सैनिक थे, लेकिन फिर रातों रात कई गुना ज्यादा रेजिमेंट्स आ गईं, जिनके पास अलग अलग तरह के वेपन सिस्टम्स थे, स्पेशल विंटर क्लोथिंग का अलग अलग साइज, कई गुना ज्यादा रिक्वायरमेंट। पर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर ने देश भर में फैले अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तालमेल किया। कई तरह का एम्यूनिशन जो दूसरे देशों से इंपोर्ट होता था, आर्मी हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा फास्ट ट्रैक किया गया। इट वॉज अ लॉजिस्टिक चैलेंज। सामान प्रायोरिटी के हिसाब से एयरलिफ्ट हो रहा था। देश भर में फौजी सामान से भरी हुई ट्रेन सरपट दौड़ रही थी। हाईवेज का सीना चीरते हुए ट्रक्स सरहद की ओर बढ़ रहे थे। यह समय था पूरे देश में टीम वर्क और मिलकर काम करने का। जंग के दौरान कम से कम समय में हर वेपन और हर सिपाही की जरूरत के सामान को रिप्लेनिश, रिपेयर और ऑपरेशनली रेडी करने के लिए हमने आगे तक, फ्रंट लाइंस तक लॉजिस्टिक पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए। फौज को हर समय और हर कीमत पर ऑपरेशनली रेडी रखना हार और जीत का सवाल होता है। ऐसे में हर तरह के वेपन, चाहे राइफल हो या बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स, रेडियो सेट्स हो या गाड़ियां, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस, इन्हें ऑपरेशनली रेडी रखने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स के काबिल हाथों में थी। ईएमई के बहादुर और मेहनती जवानों को सल्यूट, जिन्होंने यह इंश्योर किया कि जंग के समय हमारी फौज का हर इक्विपमेंट, हर वेपन हर समय ठीक काम करता रहे। अमूमन हर यूनिट के साथ एक रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होता है, जिनका काम यूनिट के हर सदस्य की सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन जंग के माहौल में जहां हर ओर गोले बरस रहे थे, शार्पनेल्स और स्प्लिंटर इंजरीज थीं, डिसलोकेशंस और फ्रैक्चर्स हो रहे थे, उस समय आर्मी मेडिकल कोर ने फर्स्ट एड, प्राइमरी हेल्थ केयर, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फील्ड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए, जिन्होंने बैटल जोन में ही ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, माइनर ऑपरेशन, स्टिचेस, फ्रैक्चर्स, गन शॉट वुंड से घायल सिपाहियों को स्टेबलाइज किया। और सलाम है इंडियन एयरफोर्स के उन हेलीकॉप्टर पायलट्स को, जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन कर ना जाने कितने बहादुर सैनिकों की जान बचाई। आई सैल्यूट ऑल दोज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग असिस्टेंट्स ऑफ आर्मी मेडिकल कोर एंड हेलीकॉप्टर पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तस्वीर का एक और रुख आपके पास। लड़ाई के समय सबसे जरूरी होता है कम्युनिकेशन। हायर हेडक्वार्टर से यूनिट का तालमेल, यूनिट का आर्टिलरी फायरिंग के लिए तालमेल। लड़ाई के समय जब दुश्मन की खबर से पल पल में प्लानिंग में बदलाव आ रहे हों, तो सबसे सेफ माना जाता है लाइन कम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन्स। फौज में हम रेडियो कम्युनिकेशन को इतना सेफ इसलिए नहीं मानते क्योंकि दुश्मन हमारी और हम दुश्मन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके बातें सुन सकते हैं। अब आप सोचिए, जब हर तरफ गोले बरस रहे हों, पहाड़ी खड़ी और नुकीली हो, गन्स और मॉर्टर्स के धमाके हो रहे हों, ऐसे में अंगारों के बीच टेलीफोन की पतली पतली तारें बार बार डैमेज होती हैं। लेकिन कोर ऑफ सिग्नल्स के जांबाज जवान अपनी जान की फिक्र न करते हुए अपने एक कंधे पे वायर का रोल और दूसरे कंधे पर टूल्स का बैग लेकर लगातार बिना रुके टूटी जली तारों को रिपेयर करते रहे कि कहीं लड़ाई के समय कम्युनिकेशन में रुकावट ना आए और ऑपरेशंस ना रुक जाएं। सिग्नल के उन जवानों के मजबूत हौसलों की उड़ान और हिम्मत का तूफान, इन दोनों को हमारा सलाम है। I salute the brave जवान्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कोर ऑफ सिग्नल्स। फौज में हर कोर और हर सर्विस की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक, तिरंगे की रक्षा। और यह परफेक्ट टीम वर्क का उदाहरण है।
जीत का सहरा जितना उस सैनिक के सिर बंधता है जो दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर युद्ध कर रहा हो, उतना ही योगदान लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सर्विसेज का है जो उस युद्ध के लिए उस सिपाही को सक्षम बनाते हैं। यह देश सदा इन बहादुर सिपाहियों का ऋणी रहेगा। शौर्य टेल्स में ऐसी ही और कहानियां और फौज के अनछुए पहलुओं को लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगी। जय हिंद की सेना।